ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना। जनरल पढ़ेंगे पैरासाइट के बारे में। देखें, जनरल अगर आपकी स्ट्रांग है, जनरल में आप जनरल आपको पता है, तो बाकी का पार्ट बहुत आसान हो जाता है पूरे माइक्रोबायोलॉजी। मैंने इतना नोटिस कर लिया, इतना तो मैंने देख लिया है कि जिसको जनरल अच्छे से आती है उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होती किसी पार्ट में। ठीक है, तो जनरल से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे पैरासाइट के बारे में। देखें, पैरासाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट होते हैं वो दे इनहिबिट द सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि टिक्स हो गए, फ्लीज हो गई, माइट्स हो गए, जो बॉडी के आउटर सरफेस पे अटैक करते हैं बाहर वो होते हैं एक्टोपैरासाइट। जो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ठीक, अब ये इनको एक होस्ट चाहिए होता है और ये होस्ट की बॉडी में ही रहते हैं एंडोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट जो होते हैं इनको हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, प्रोटोजोन और हेलिमेंट्स। ठीक, जब वाइवा हो रहा था तो हम लोग से पैरासाइट के बारे में पूछा गया था, ये क्लासिफिकेशन पूछा था, कुछ समझ में नहीं आया था उस वक्त। ठीक है, तो ध्यान रख लें, पैरासाइट आर ऑफ टू टाइप, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ये बॉडी के बाहर जैसे कि टिक्स, माइट्स, ये बॉडी के अंदर दो टाइप हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स। प्रोटोजोआ में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ट्राइकोमोनियास वेजिनलिस, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम। सिंपल सी बात है, हमें ये याद करने पड़ेंगे। इसमें ज़्यादातर आपको याद भी होंगे, आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में जब नीट की तैयारी कर रहे होंगे तब। और हेलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेलिमेंट्स जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, सेस्टोड होते हैं, ट्रिमेटोड होते हैं और निमेटोड होते हैं। ठीक, इन तीनों में ही आदमी पहले बात तो बहुत कंफ्यूज रहता था कि आखिर सेस्टोड क्या होता है, निमेटोड क्या होता है और ट्रिमेटोड क्या होता है। देखें, पहले एक कॉमन चीज बना लें कि जो सिस्टोड और ट्रिमेटोड है ये होते हैं फ्लैट वर्म्स। ये क्या होते हैं? फ्लैट वर्म्स, मतलब प्लेटी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, और एक और बात, ट्रिमेटोड्स को हम लोग फ्लूक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टोड और ट्रिमेटोड से क्या है? फ्लैट वर्म्स मतलब प्लेटी एलिमेंट्स, और ट्रिमेटोड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूक्स। अब इन दोनों में अंतर क्या? अगर दोनों प्लेटी एलिमेंट्स हैं तो सिस्टोड जो होते हैं ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं और जो ट्रिमेटोड्स होते हैं अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। यही इनमें डिफरेंस होता है। अनसेगमेंटेड है तो ट्रिमेटोड और सेगमेंटेड है तो सिस्टोड। ठीक, अब सिस्टोड में जो एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वो है टीनिया और इकाइनोकोकस का, टीनिया और इकाइनोकोकस। ठीक, और ट्रिमेटोड में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है वो है सिस्टोसोमा और फैसियोला। फैसियोला में वही आता है, फैसियोला हेपेटिका आता है। ठीक है, तो सिस्टोसोमा और फैसियोला। अब आ जाओ निमेटोड पे। देखिए, जो निमेटोड होते हैं ये होते हैं राउंड वर्म, एस्के हेलमेंट्स। ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंटेस्टाइन जो प्योरली मेनली इंटेस्टाइनल को इफेक्ट करते हैं, या फिर सोमैटिक जो अदर बॉडी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल में आपको ध्यान रखना है एस्केरिस और हुकवर्म। एस्केरिस और हुकवर्म ये मेनली इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं। और सोमैटिक में आपको ध्यान रखना है फिलियल वर्म जो कॉज कराता है फैलिरेसिस, और ट्रिकनेला और फिलियल वर्म। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पैरासाइट दो टाइप के, एक्टो एंडो। एंडो के दो टाइप, ये एंडो के दो टाइप है भाई, एंडो के है ना, एंडो के दो टाइप, प्रोटोजोआ, हेलिमेंट्स। प्रोटोजोआ में दो तीन एग्जांपल ध्यान रखना है, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हेलिमेंट्स में सिस्टोड, ट्रिमेटोड, निमेटोड। सिस्टोड में आता है टीनिया और इकाइनोकोकस, ट्रिमेटोड में आता है सिस्टोसोमा और फैसियोला, और निमेटोड में आता है, ये दो टाइप के होते हैं, इंटेस्टाइनल और सोमैटिक। इंटेस्टाइनल में एस्केरिस ध्यान रखना, मेनली एस्केरिस, और सोमैटिक में मेनली फिलियल ध्यान रखना। एग्जाम्पल बहुत सारे गिवन थे मैंने, उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंटली छांट के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन पे। देखें, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे पैरासाइट का तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो होता है पैरासाइट्स के लिए वो होता है स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक, अब स्टूल एग्जामिनेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो करेंगे सेलाइन माउंट में या तो करेंगे आयोडीन माउंट में। ठीक, आयोडीन माउंट में कौन सा वो यूज करते हैं? तो ल्यूगॉस आयोडीन यूज करते हैं। ठीक, या तो हम लोग एग्जामिन करेंगे सलाइन माउंट में, नॉर्मल सलाइन में, या फिर आयोडीन माउंट में। माउंट का मतलब होता है फ्लूइड, सिंपल, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। क्या जो स्टूल होता है उसका हल्का सा सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर नॉर्मल सलाइन डालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं कवर स्लिप, और फिर उसको 40x पे या 10x पे माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। बस इतना ही है। इसमें क्या आता है, इसमें वही स्टूल लेंगे, उसके ऊपर डालेंगे ल्यूगॉस आयोडीन, खबर स्लिप लगाएंगे और सिंपल माइक्रोस्कोप पे 10x पे या 40x पे देख लेंगे। ठीक, जो ये होता है सलाइन माउंट, इसमें हमें दिखता है ट्रोफोजॉइट्स और सिस्ट
प्रोटोजोआ के। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके ट्रोफोजोइड और सिस्ट दिखते हैं, और जो हेलिमेंट्स थे उनके एग और लार्वा दिखते हैं। मैंने कहा था ना एंडोपैरासाइट दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजोआ और हेलिमेंट्स। तो प्रोटोजोआ के ट्रोफोजोइड और सिस्ट दिखेंगे और हेलिमेंट्स के एग और लार्वा दिखेंगे। ठीक। आयोडीन माउंट में क्या होता है, इन्हीं की न्यूक्लियर डिटेल्स बेटर विजुअलाइज्ड होती हैं। इन्हीं की जो न्यूक्लियर डिटेल्स होती हैं वो बेटर विजुअलाइज होती हैं। तो इन दोनों में फायदा नुकसान क्या है? फायदा इसमें यह है कि इसमें जो हमारा पैरासाइट रहता है वो जिंदा रहता है, तो हम उसकी मोटिलिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पैरासाइट मर जाता है, आयोडीन डालते पैरासाइट मर जाता है, तो वो नॉन मोटाइल हो जाता है। ठीक। सेकंड है, इसमें बाइल स्टेनिंग बेटर होती है, मतलब बाइल की जो डिटेल्स हैं इसमें बेटर दिखती हैं, इसमें बेकार दिखती हैं आयोडीन वाले में। ठीक। अब आ जाओ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखें, जब भी स्टूल एग्जामिनेशन आपको करने को दिया जाएगा, अब मान के चलें आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब उसमें नॉर्मल है, स्टूल में होना सब कुछ नॉर्मल है। अभी हम लोग का स्टूल एग्जामिनेशन रिसेंटली हुआ था, मैं पता नहीं क्या 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 उसमें लिख के आया था, पता नहीं क्या क्या बना के आया था, सब गलत था जब अभी मैंने पढ़ा। देखें जो स्टूल होता है उसमें उसमें प्लांट फाइबर्स, पॉलन ग्रेन्स, यीस्ट सेल, फैट ग्लोब्यूल्स, एयर बबल्स आपको नॉर्मली दिखेंगे, चाहे उसके पर्सन में कोई भी बीमारी ना हो। कभी कभी कुछ पस सेल्स, नॉर्मल आरबीसी सब आ सकता है उसमें, नॉर्मली दिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो एबनॉर्मली दिखता है उसकी हम लोग बात अभी करेंगे यहाँ पे, जो एबनॉर्मली दिखेगा। ठीक। अच्छा, एक चीज होती है चारकट लेडन क्रिस्टल्स। ठीक। अब देखिए इनके बारे में ये है कि ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं यूसिनोफिल्स के। ठीक। ये नॉर्मली भी पाए जाते हैं स्टूल एग्जामिनेशन में, नॉर्मली पाए जाते हैं क्योंकि ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं यूसिनोफिल के, और यूसिनोफिल डिस्ट्रॉय होती रहती है, तो वो हमें नॉर्मली भी मिलते हैं। लेकिन जब अमीबिक डिसेंट्री का पेशेंट होगा, या एस्केरियासिस का पेशेंट होगा, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट होगा। अब एक बात और, चार्कल लेडन क्रिस्टल जो होते हैं ये स्पूटम में भी देने को मिल सकते हैं। ये नहीं कि ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, नहीं, ये हमें स्टूल में भी देने को मिल सकते हैं और स्पूटम में भी देने को मिल सकते हैं। तो जब पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा का होगा तो हम इसको स्पूटम में देखेंगे। ठीक है। तो ये होते क्या है, दे आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ यूसिनोफिल्स, और ये हमें मेनली अमीबिक डिसेंट्री में और एस्केरियासिस में स्टूल में देखने को मिलते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा में स्पूटम में देखने को मिलते हैं। तब इनका नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन ये सब नॉर्मली पाया जाता है, नॉर्मली। ठीक। अब देखें, अब कुछ ज्ञान की बातें। ट्रोफोजॉइड और सिस्ट आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जब उस इंसान के एंटामीबा का इन्फेक्शन हुआ होगा या फिर जियार्डिया का इन्फेक्शन हुआ होगा। अडल्ट वर्म हमें देखने को मिलेंगे जब उसके एस्केरियासिस का इन्फेक्शन हुआ होगा या फिर एंट्रोबियस का इन्फेक्शन हुआ होगा। और एग हमें देखने को मिलेंगे, मैंने कहा था ना एग कब देखने को मिलेंगे, हेलमेंस इन्फेक्शन में। ठीक है। तो एग हमें देखने को मिलेंगे मेनली टीनिया में, फैशियोला में, ट्राइक्यूरिस में, हुकवर्म्स में। ठीक। ये बहुत मैंने कम लिखा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बस वही ध्यान रखना कि तो ट्रोफोजॉइड और सिस्ट हमें एंटामीबा में और जियार्डिया में नजर आते हैं, अडल्ट वर्म एस्केरियासिस में नजर आता है, और एक्स टीनिया, फैशियोला, हुकवर्म, ट्राइक्यूरिस इन सब में नजर आता है। अब ये सब याद करने का फायदा क्या है? देखिए, फायदा ये है कि जनरल की सबसे अच्छी बात यही है कि आप एक ही जगह पे मल्टीपल बीमारियों का लैब डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, मल्टीपल बीमारियों का, और एक ही जगह पे लिखा हुआ है। मान लो कल को आपके एग्जाम में आ गया एस्केरियस, ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि जब हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे सेलाइन माउंट में और आयोडीन माउंट में, तो हमें अडल्ट देखने को मिलेगा। या फिर आ जाए एंट्रोबियस इन्फेक्शन, आप बोल देंगे कि जब हम उसका स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे सेलाइन माउंट या फिर आयोडीन माउंट में, तो हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक। अलग अलग पढ़ोगे तो भूल जाओगे कुछ देर बाद, लेकिन एक साथ पढ़ रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, हमें पैरासाइट दिखा कि हम सीधे आएंगे स्टूल एग्जामिनेशन पे, ये वाला पेज याद करेंगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, उसी के हिसाब से उसकी एक लैब डायग्नोसिस बिल्कुल सही लिख देंगे। समझ आ रही बात? खैर, ये याद हो गया। अब आते हैं कंसंट्रेशन टेक्निक पे। कंसंट्रेशन टेक्निक का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है? तो कहाँ गया, हाँ, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है उसका आउटपुट फीचर्स में बहुत कम होता है। ठीक है। और जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हम कर रहे थे स्टूल से, वेट माउंट और सलाइन माउंट से, वो क्या पता हमें हम पैरासाइट को डिटेक्ट ना कर पाए, तो हम चाहते हैं उसे कंसंट्रेट करना, ताकि उसका वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और उसका नंबर बढ़ जाए। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, बस उनका नाम ध्यान रखना है। सेडिमेंटेशन टेक्निक, सिंपल सी बात है, नाम ही से मालूम पड़ रहा है कि ये डेंसिटी ग्रेडियंट पे बेस होता है,
और वर्म की डेंसिटी नीचे की कम होती है तो वो आके नीचे बैठ जाता है, ठीक। अदर एक है फ्लोटेशन टेक्निक, अदर में जिंक सल्फेट फ्लोटेशन कंसंट्रेशन टेक्निक, बस नाम ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। तो कंसंट्रेशन टेक्निक में सेडिमेंटेशन टेक्निक, फ्लोटेशन टेक्निक और ZnSO4 फ्लोटेशन कंसंट्रेशन टेक्निक, बस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ब्लड एग्जामिनेशन पे। देखिए जो ब्लड एग्जामिनेशन होता है इसका पैरासिटिक इन्फेक्शन का, तो वो कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट वेट माउंट। डायरेक्ट वेट माउंट का मतलब क्या है कि सीधे खून डालो और देखो, उसमें कोई भी तुमने स्टेन कुछ नहीं डाला, सीधे खून डाला, उसको देखने स्टार्ट कर दिया। कहाँ देखते हैं ये? मलेरियल पैरासाइट में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? मलेरियल पैरासाइट में, ठीक। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। स्मीयर जैसे वर्ड आया तो अब हमें क्लिक किया कि अब हम कोई ना कोई बाहर से स्टेन डालेंगे, उसके बाद देखेंगे तो कौन कौन से स्टेन हम लोग यूज कर सकते हैं किसी पैरासाइट का स्मीयर बनाने में। तो लीशमान स्टेन यूज कर सकते हैं, जिम्सा स्टेन यूज कर सकते हैं और JSB स्टेन यूज कर सकते हैं। कोई जसवंत सिंह भट्टाचार्य, मतलब कोई साइंटिस्ट था इंडिया का, जसवंत सिंह, की उनके नाम पे स्टेन है तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, JSB, जिम्सा और लीशमान। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। अब देखें, ये मैं आपका यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मलेरिया जब पढ़ाऊंगा तो मैं सब बोल दूंगा कि क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन करते हैं इसके लिए, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, ये भी एक टाइप का ब्लड एग्जामिनेशन ही होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, उसको कोट करते हैं एक्रिडिन ऑरेंज से। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, QBC, ठीक है, क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। एक ट्यूब ली, एक कैपिलरी ट्यूब ली, उसको कोट किया एक्रिडिन ऑरेंज के साथ, सेंट्रीफ्यूगेशन किया और फिर उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया, ठीक। कहाँ यूज होता है? तो मलेरिया और माइक्रोफिलरी में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की लैब डायग्नोसिस आप इतनी ज्यादा लिख देंगे, आपको ये याद हो गया क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन नंबर 1, ठीक है। डायरेक्ट वेट माउंट ऑफ ब्लड नंबर 2 अभी और पढ़ेंगे, ठीक। तो इसका समझ लें कि आप मलेरिया का लैब डायग्नोसिस पढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ मलेरिया के नहीं, मल्टीपल डिजीजेस का, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ एंटीबॉडी डिटेक्शन पे। एंटीबॉडी डिटेक्शन पे आ जाओ तो यहां पे मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां लिखी हैं, ठीक। और सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा है तो बस इतनी ही ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर अमीबिक लीवर एब्सेस है किसी पेशेंट के तो हम उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं बाय एलाइजा। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्टूल एग्जामिनेशन, वेटमैन सलाइन माउंट, ब्लड एग्जामिनेशन पढ़ा। अब आ गए एंटीजन डिटेक्शन, सॉरी एंटीबॉडी डिटेक्शन और एंटीजन डिटेक्शन पे। जो एंटीबॉडी डिटेक्शन है वो कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों में ही हमें पढ़ना है। अमीबिक लीवर एब्सेस में किससे करते हैं? एलाइजा से करते हैं। कौन सा एंटीजन करते हैं डिटेक्ट? तो लेक्टिन एंटीजन करते हैं। विसरल लीशमैनियासिस बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ICT से करते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं इसमें ICT से, ठीक है। ICT का फुल फॉर्म तो मालूम होगा, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक। यहाँ पे कौन सा एंटीजन करते हैं डिटेक्ट? तो RK39 एंटीजन, RK39 एंटीजन हम लोग करते हैं डिटेक्ट। टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो हम लोग किससे, कौन से टेक्निक से पहले वो करते हैं डिटेक्ट? तो एलाइजा से करते हैं, ठीक। और इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी करते हैं? तो IgM, IgA और फिर IgG एंटीबॉडी। अच्छा सुनिए, ये मतलब यहाँ पे ये जो एंटीजन है इसके खिलाफ एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एंटीजन को नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंटीजन को यहाँ पे करेंगे डिटेक्ट, ठीक है। लेक्टिन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कर रहे हैं डिटेक्ट, किससे? एलाइजा से। RK39 एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कर रहे हैं डिटेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हम एलाइजा से IgM, IgA और IgG को कर रहे हैं डिटेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है सैबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट, ये इसी में आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, सैबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट। ये भी एक वे होता है एंटीबॉडी डिटेक्शन का। क्या टेस्ट होता है जानने की जरूरत नहीं है, ना मुझे पता है। नेक्स्ट है सिस्टिसर्कोसिस। इसमें भी हम लोग जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं वो करते हैं एलाइजा से, ठीक है। और किस एंटीजन के खिलाफ? तो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के खिलाफ, ठीक। जब मैंने पढ़ाया था न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में पढ़ाया भी था ये। वेस्टर्न ब्लॉट से करते हैं LLGP एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। LLGP का फुल फॉर्म क्या होता है? वहां पे ही बताया था, यहां पे फिर से बता रहा हूं। ठीक, लेक्टिन प्यूरिफाइड 7 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। लेक्टिन 7 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट, इसमें हम लोग करते हैं एंटीबॉडी डिटेक्ट अगेंस्ट B2T एंटीजन बाय एलाइजा या डिक्फा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है भाई ये, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एंटीजन है ये B2T एंटीजन।
नेक्स्ट आ जाओ एंटीजन डिटेक्शन पे, तो वही अमीबियासिस में एलाइजा से हम लोग करते हैं एंटीजन डिटेक्ट, कौन सा, लेक्टिन एंटीजन, ठीक। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राइएज पैरासाइट पैनल। देखें, ये एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग साइमल्टेनियसली 3 एंटीजन को डायरेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कौन कौन से एंटीजन को, जियार्डिया के, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के और सिस्टोस्पोरेडियम के। जियार्डिया के अल्फा 1, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के 29 किलो डाल्टन एंटीजन, इसका नाम ही यही है, इसका नाम ही इसके वेट के आधार पर रखा गया है, 29 किलो डाल्टन एंटीजन। और सिस्टोस्पोरेडियम में आइसोमरेज एंटीजन, ठीक। ये मत याद रखो, तो बस इतना ध्यान रख लो कि ट्राइएज पैरासाइट पैनल इज यूज साइमल्टेनियसली फॉर द डिटेक्शन ऑफ 3 एंटीजन ऑफ जियार्डिया, हिस्टोलिटिका एंड सिस्टोस्पोरेडियम। मलेरिया, देखो अगेन इसका थर्ड लैब डायग्नोसिस एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है। एक होता है HRP2 एंटीजन, HRP2 एंटीजन, इसका फुल फॉर्म होता है हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 एंटीजन करते हैं डिटेक्ट। ये सिर्फ फैल्सीपुरम में पाया जाता है, ये एंटीजन सिर्फ आपको फैल्सीपुरम में देखने को मिलेगा। और एल्डोलेज और PLDH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंटीजन सारी स्पीशीज में मिलेगा मलेरिया के, चाहे वो फैल्सीपुरम हो, चाहे वो मलेरी हो, चाहे वो वाइवैक्स हो, ठीक है, चाहे वो नोलेसी हो, सब में मिलेगा, ठीक। अब आ जाओ फाइलेरियासिस में, तो फाइलेरियासिस में हम लोग करते हैं AD12 और OG4C3 एंटीजन, किसकी हेल्प से, एलाइजा की हेल्प से करते हैं डिटेक्ट, ठीक ठीक। अब और ये जो इसमें कर रहे थे मलेरिया में, ये सब कर रहे थे ICT के थ्रू, ये सब कर रहे थे ICT के थ्रू डिटेक्ट, और ये कर रहे थे एलाइजा के थ्रू डिटेक्ट, ठीक। ये हमारा हो गया एंटीजन डिटेक्शन। अब फिर आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो PCR यूज कर सकते हैं, बायोफायर फिल्म एरे यूज कर सकते हैं। बायोफायर फिल्म एरे एक ऑटोमेटेड PCR ही होता है, ठीक है, ऑटोमेटेड PCR ही होता है, और ये हम लोग मेनली यूज करते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया के लिए, ठीक। और अदर में हम लोग यूज करते हैं इमेजिंग टेक्निक्स, जैसे कि अगर वर्म्स जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा नंबर में हो गए हैं, उनका साइज बहुत बड़ा है, वो सिस्ट फॉर्म कर रहे हैं बॉडी में बहुत बड़े बड़े, जैसे कि हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह, तो हम लोग उनको चेक कर सकते हैं CT स्कैन से या MRI से, ठीक। लास्ट है इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट। देखें, ये ऐसे पैरासाइट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि बॉडी में या तो इन्फेक्शन कॉज कर चुके हैं, मतलब पास्ट इन्फेक्शन हो चुका है, तो उनके खिलाफ बॉडी में कुछ एलर्जी होती है, मतलब अगर उनका एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के थ्रू कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करती है। तो हम देखने के लिए कि वो इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, हम वो एंटीजन हल्के फुल्के स्किन में इंट्राथर्मली हल्का फुल्का इंजेक्ट करते हैं, और फिर जैसे हम देखें कि बॉडी में है क्या, वहां पे रेडनेस हो रही है, एलर्जी के सिम्टम आ रहे, तो हम बोल देंगे कि हाँ सही है, इसका मतलब वो या तो इन्फेक्शन हो चुका है और या तो मतलब हो चुका है इन्फेक्शन, ठीक है। तो पास्ट इन्फेक्शन को पहचानने के लिए ये करते हैं इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट। इसका एक एग्जांपल होता है कैसोनी टेस्ट। कैसोनी टेस्ट जो होते हैं हम लोग उसमें करते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट में, ठीक। देखिए, मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक, इसमें एंटीजन वगैरह के नाम है, लेकिन मैं आपसे मतलब ये करूँगा रिक्वेस्ट कि आप इसे याद कर लें, ठीक। भले इस पर कुछ घंटे लगा दें, लेकिन इसे अच्छे से याद कर लें। अगर अच्छे से याद करेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ऐसे मिलेगा, थोड़ी सी बुद्धि लगा के सोचें कि आपने एक ही वीडियो में बहुत सारी बीमारियों के लैब डायग्नोसिस हल्के फुल्के पढ़ लिए हैं, तो आपको कम से कम नहीं तो 8-9 बीमारियों के लैब डायग्नोसिस 2-2, 3-3 पहले से आते हैं, ठीक है। यही इसका फ़ायदा है। तो मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसमें बस बोल दूंगा कि देखो मलेरिया में ये करते थे, QBC करते थे, क्योंकि क्या होता है मैंने पहले बता के रखा है, ठीक है। ऐसे ही बोल दूंगा कि वहाँ पे मलेरिया में हम लोग एंटीजन को ट्रीटेड करते थे, HRP2 एंटीजन को फैल्सीपुरम में, ठीक। तो अब यही इसका फ़ायदा है, बस इसीलिए पढ़ाया है, ठीक है। उसे टाइम लगा के ज़रूर याद कर लें। थैंक यू।